ओम शंकर गुस्से से हवेली से बाहर अखाड़े में जाता है। उसकी मुठिया अभी भी भींची हुई थी। कुर्सी पर बैठा हुआ उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसका मन हो रहा था कि अभी जाकर भवानी सिंह राठौर के बेटे को घसीटते हुए लेकर आए। तभी ओम शंकर का आदमी आकर उससे कहता, भाई साहब आपका हुक्म हो तो लेकर आओ उस भवानी सिंह के बेटे को सुजानगर से घसीटते हुए। मन तो महारा भी कर रही हो कि उस भवानी सिंह राठौर के औलाद को सुजानगर से घसीटते हुए लेकर आऊं। उसकी इतनी हिम्मत की महारी बेहंग को आंख उठाकर देखा उसने। मन तो कर रहा है उसकी आंखें ही बाहर निकाल लूं। ओम शंकर गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तो फिर चलते हैं न भाई सा सुजानगढ़ और ले आते उसे पुष्कर। फिर उसकी ऐसी हालत कर देते हैं कि किसी भी लड़की को आंख उठाकर देखने से पहले भाईसा ने जरूर याद रखेगा। शंकर का ही एक आदमी उससे कहता है। तभी एक औरत की आवाज पर सभी लोग सर झुकाए खड़े हो जाते। रुक जाओ, माधवी ओम शंकर की काकीसा जिन्हें अपनी मां का दर्जा देता है। हमेशा उनकी ही सहमति से हवेली के सारे फैसले लिए जाते हैं। कहा जाए तो इस हवेली की मालकिन रहती। दिखने में थोड़ी उम्रदराज थी। उसकी साड़ी सफेद होने पर भी राजश्री गहनों में रानी से कम नहीं लग रही थी। गले में राजश्री हार, हाथों में गगन भरे हुए। उसके आने पर ही ओम शंकर को छोड़कर बाकी सभी लोग प्रणाम कहकर चले जाते। शंकर उनसे कहता, काकीसा आप हमें रुकने को क्यों कहा? हमारा खून खोल रहा है, जब तक हम भवानी सिंह राठौर के बेटे को जान से न मार दे तब तक हमें चैन नहीं आएगा। आप ये मत भूलिए ओम शंकर, वहां पग पग में आपके दुश्मन इसी मौके की तलाश में हैं कि आप उनके सामने आए और वह लोग आपको खत्म कर दे। माधवी ने कहा, काकीसा हमें हमारी जान की परवाह न है। उस भवानी सिंह के बेटे की हिम्मत कैसे हुई महारी बेहन की तरफ आंख उठाकर देखने की? ओम शंकर अपनी काकीसा को कहता, आप अब भी नहीं समझ रहे ओम शंकर। उसकी ये एक चाल है आपको ललकारने की, ताकि आप अपने होश खोकर सुजानगढ़ जाए और उनके रचाए गए चक्रव्यूह में फंस जाए। माधवी ओम शंकर से कहती, ठीक है काकीसा, जैसी आपकी इच्छा, पर मैं उस भवानी सिंह के बेटे को छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए ओम शंकर अपनी जीप से हवेली से बाहर चला जाता। यहाँ कनक अपनी दोस्त धानी के साथ कॉलेज से घर आ रही थी। आज के हुए घटना से कनक बहुत ही गुस्से में थी। जहाँ देखो सिर्फ उस गुंडे का ही बोलबाला चलता है। कोई कुछ कहता नहीं, इसलिए उसकी हिम्मत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज अगर तूने मुझे जाने दिया होता धानी उस गुंडे को, तो क्या नाम बताया था तूने? ओम शंकर राणावत। धानी ने कहा, हाँ वही। उसे ऐसा सबक सिखाती कि वह अपनी गुंडागर्दी ही भूल जाता। कनक धानी से कहती है। तभी ओम शंकर की जीप उसके पास होकर गुजरती, तभी कनक का दुपट्टा ओम शंकर के चेहरे पर आने लगता है। इस बात से अनजान कनक अपनी बातों में ही लगी रहती है। दोनों एक दूसरे के एहसासों से अनजान रहते हैं। तभी ऑटो आगे की ओर बढ़ जाती और ओम शंकर की जीप दूसरे ओर मुड़ जाती। कनक अपने घर जाते ही अपने कमरे के अंदर चली जाती। उसकी दादी उसे तिरछी नजरों से देखती। आ गई महारानी, जाकर उसके पैर धुला, उसके लिए 56 भोग लगा मुंह। कनक को कमरे में जाता देख उसकी माँ सुनंदा कहती, इसे क्या हो गया? अचानक आते ही कमरे में चली गई, कुछ कहा भी नहीं। लगता है थक गई होगी। थोड़ी देर के बाद कनक कमरे से निकलकर रसोई में अपनी माँ का हाथ बटाने जाती। माँ लाइए, मैं कर देती हूँ। यहाँ कनक की दादी माँ उसे रसोई में जाता देख ताने मारने लगती। बिंदनी कुछ सीखा थारी छोरी ने, रसोई में कैसे खाना बनावे है? सारा दिन तो यहाँ वहाँ ठुमकते फुरे हैं। कनक अपनी दादी की बातों का ध्यान न देते हुए अपने ही कामों में मगन रहती है। सुनंदा उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा? दादी की बात का बुरा नहीं मानते? मुझे दादी की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता माँ, मैं ठीक हूँ। कनक अपनी माँ से कहा, तो फिर क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा पर 12 क्यों बजे है? सुनंदा कनक से कहती, कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। कनक अपनी माँ से बात ही कर रही होती है कि तभी उसके पापा आशीष आ जाते। सुनंदा जी, अरे आप इतनी जल्दी आ गए? सुनंदा आशीष से कहती, हाँ आज दुकान जल्दी बंद कर आया हूँ। आशीष कुर्सी पर बैठते हुए कहता, क्या हुआ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? कोई बात है? सुनंदा आशीष को देखकर कहती। तभी कनक भी अपने पापा को देखकर रसोई बाहर आकर कहती, क्या हुआ पापा आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक है, वो आजकल दुकान को लेकर थोड़ा चिंता में हूँ। आशीष ने कहा, कैसी चिंता पापा? हुआ क्या है? कनक अपने पापा के पास जाकर उनके सामने बैठते हुए कहती, वो आजकल दुकान घाटे में जा रही है, सही से आमदनी नहीं हो पा रही। आशीष कनक और उसकी माँ से कहता है,
सभी लोग ये बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। ये बात दादी के कानों में पहुंच जाती और उनका फिर से शुरू हो जाता। जे तो घनी अशुभ खबर होवे है दुकान का घाटा। भगवान जाने और के दिन दिखोवेगे। थारा छोरा होता तो आज जे दिन न देखना पड़ता। दादी माँ आशीष से कह रही थी। अपनी दादी की बात सुनकर कनक को बहुत दुख होता है और वह अपने कमरे में चली जाती है। दुख तो सुनंदा को भी हो रही थी, उसके भी दिल को आज ठेस पहुंची थी। तभी आशीष अपनी माँ से कहता, माँ क्या बोल रही हो आप? बेटा बेटी आजकल के जमाने में कोई मायने नहीं रखता। और रही बात हमारी, हमने कभी बेटे की आस नहीं की। भगवान ने हमें जो भी दिया है हम उसी में संतुष्ट हैं। हमें कनक से अच्छी संतान हमें मिल भी नहीं सकती, जो हमेशा अपने माँ पापा दादी के बारे में सोचती है, कितना ख्याल रखती है हम सबका। अपनी पढ़ाई के साथ साथ दुकान के काम भी संभालती हैं। जितना मेरी कनक हम सब के लिए करती है, शायद ही मेरा बेटा भी होता तो भी वह नहीं कर सकता। इसलिए हम आपके हाथ जोड़ते हैं माँ, कृपया करके ऐसी बातें न करें। कहते हुए आशीष वहां से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। सुनंदा भी अपनी आंसुओं का कोर अंचल में पोंछते हुए रसोई में जाती। मैना देवी वही बैठे हुए सबको एक एक कर जाता हुआ देखती रही। कनक अपने कमरे मुंह के बल लेटी हुई रो रही थी। तभी किसी के पास अपने सिरहाने महसूस कर वह उससे लिपट कर रो पड़ी। मैं लड़की हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती माँ। आज मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकती आप सब लिए। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, दादी की बातों का बुरा नहीं मानते हैं। ठीक ही तो कह रही है दादी, आज पापा की भी ये हालत मेरी ही वजह से हुई है। दुकान लॉस पर जा रही है मेरे ही वजह से। आज अगर मैं लड़की न होती सब कुछ ठीक रहता, पापा को भी परेशानी सहनी नहीं पड़ती। कनक सुबकते हुए अपनी माँ से कहती है। कनक, आशीष आकर उसे कहता, किसने कहा कि मैं परेशानी में हूँ? तुम सब ने हमारी पूरी बात सुनी ही कहा थी। क्या मतलब है जी आपका? कहना क्या चाह रहे हैं आप? सुनंदा आशीष से कहती है। कनक भी अपनी पापा की बातों को समझ न पाई थी। हाँ पापा, आप कहना क्या चाहते हैं? कनक अपने पापा से पूछती हैं। यही कि हमारी दुकान लॉस पर जा जरूर रही है, लेकिन इसे हम रोक भी तो सकते हैं। आशीष उन दोनों से कहता। लेकिन कैसे पापा? कनक ने कहा, हम अपनी दुकान को कल पुष्कर मेला में लगाएंगे। पुष्कर मेला राजस्थान का बहुत ही बड़ा मेला होता है, बहुत ही दूर दूर से वहाँ लोग आते हैं। हमारी दुकान वहाँ रहेगी तो कुछ आमदनी की भी बढ़ोतरी होगी। पापा ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, कनक चहकते हुए कहती हैं। हाँ ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है आपने, सुनंदा भी कहने लगी। बस यही तो मैं कहना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं बेटा कनक, दादी की बातों का बुरा नहीं मानते। मुझे पता है मेरी बेटी कितनी समझदार और बहादुर है, वरना मैं अकेले कहाँ संभाल पाता दुकान। आशीष कनक से कहता। ये तो मेरे लिए बोल रहे हो ना पापा, मुझे पता है मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आप दोनों मुझसे ये सब कह रहे। कनक रोते हुए अपने माता पिता से कहती है। ऐसा नहीं है कनक, मैं जानता हूँ मेरी कनक सब लड़कियों से बहादुर और हिम्मत रखने वाली में से है, और मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। देखना एक दिन मेरी कनक जब वकील ऑफिसर बनेगी न, पूरे उदयपुर मुझे कनक के नाम से जानने लगेगी। आशीष ने कहा। पापा एक बात कहूँ, कल मैं भी आपके साथ पुष्कर मेला चलूंगी। कनक कहती हैं। हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम और तुम्हारी माँ भी चल सकती हो और दादी को भी साथ में ले चलते हैं। आशीष जानबूझकर ऐसा कहता है क्योंकि उसकी माँ वही दरवाजे के पास खड़ी रहती हुई उनकी बातें सुनती है। तभी दादी कहती, मन्ने कहीं न जाना मेला वेला। दादी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। सुबह होते ही मिश्रा निवास में फिर से चहल पहल शुरू हो जाती है। लेकिन आज दादी की आवाज न आने पर घर पर थोड़ी शांति का वातावरण रहता है। रात की बातों को भुलाकर सभी लोग आज पुष्कर मेला जाने के लिए तैयार होने लगते। लेकिन दादी का ड्रामा खत्म नहीं होता, वो अभी तक सारे घर वालों से गुस्सा रहती है और अपने कमरे में बैठी तुलसी माला जप करती। कनक आज सुबह सुबह ही उठकर अच्छे से तैयार हो जाती है। नीले रंग की सलवार सूट, कानों में छोटे छोटे झुमके, खुले हुए बाल, सिंपल सी ड्रेस में भी कनक कमाल ही लगती हैं। रसोई आते ही अपनी माँ से पूछती, माँ आज दादी कहीं दिखाई नहीं दे रही, आज तो उन्होंने मुझे मेरे सासरे की डायलॉग भी नहीं सुनाई। कनक अपनी माँ से कहती। कनक तुम फिर से दादी को चिढ़ाने लग गई, सुनंदा कनक को डांटते हुए कहती। अच्छा सॉरी, लेकिन है कहा दादी, कनक अपनी माँ से कहती हैं। पता नहीं कनक, मैंने भी आज सुबह से ही उन्हें चाय देने के बाद नहीं देखा, शायद अपने कमरे में होगी, या फिर हो सकता है कल रात की बात पर अभी तक नाराज ही हो, वरना ऐसा तो कभी नहीं करती।
सुनंदा ने कनक से कहा, मैं जाकर देखती हूँ दादी को, वो अपने कमरे में ही होगी, और ये चाय मैं लेकर जाती हूँ दादी के लिए। कनक चाय लेकर अपने दादी के कमरे में जाती, जहाँ उसकी दादी आंखें बंद किए माला जप कर रही थी। दादी, आपकी चाय, कनक ने कहा। तभी उसकी दादी आंखें बंद किए ही कहती है, वही रख दे और चली जा। दादी ने कहा, दादी आप मुझसे नाराज हो क्या? आज आपने मेरे सासरे के बारे में भी कुछ नहीं कहा। कनक अपनी दादी के पास बैठते हुए कहती, मी कौन होवे थारे को कछु कहने से, थारे सबने जो करना है कार्यो ही बूढ़ी कछु न कहवे हैं थारे सबने जा। दादी गुस्से में कनक से कहती है, ऐसा क्यों कह रही हो आप दादी? मैंने आपकी बातों का कभी दिल पर नहीं लगाया, और पापा को भी बुरा नहीं लगा। वो तो आज आपको पुष्कर मेला घुमाने लेकर जाने वाले हैं। कनक अपनी दादी को प्यार से समझाते हुए कहती, मन्ने कहीं न जाना। दादी कनक को मना करते हुए कहती, लेकिन दादी, कनक फिर से कहती है, अच्छा छोड़ो न दादी, आज आपकी डांट नहीं सुनी तो जैसे मेरी सुबह ही नहीं हुई। देखो न अभी भी नींद नहीं खुली। कनक का नाटक देखकर उसकी दादी उसके कान खींचते हुए कहती, री छोरी शर्म न आवे थारे को दादी संग मजाक कारे है। कनक अपनी दादी के गले लग जाती है। तभी आशीष वहां आता हुआ कहता, अरे वाह, दादी पोती में इतना प्यार। दादी अब पापा को भी माफ कर दो ना। कनक अपनी दादी से कहती है, माँ हमें कल के लिए माफ कर दो, हमें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आशीष अपनी माँ से कहता है, थारा कोई गलती न है छोरा, मन्ने ही बिना सोचे समझे कह गियो। थारी दादी ने माफ कर दे छोरी। दादी उदास होकर कहने लगी, दादी ये क्या कह रही है आप? मैंने कहा न आपकी बातों का कोई भी बुरा नहीं मानते हैं हम सब। अब चलिए ये इमोशन सीन खत्म करके मेले में चलते हैं। कनक अपनी दादी को कहती है, अरे न महारे को न जाना, तुम सब जाओ, और बिंदनी ने भी लेकर जाओ। महारा तो घुटनों का दर्द होवे है। आज महारे मन न लग रियो, मी आठे ही तुलसी माला करूँ हूँ, तुम सब न जियो। दादी उन सब से कहती, पर दादी आप भी चलती तो और भी अच्छा लगता। कनक दादी से कहने लगी, नरी छोरी तुम सब जाओ। दादी के कहने पर सभी लोग निकलने की तैयारी कर रहे होते। दुकान का सारा सामान आ चुका था मेले में ले जाने के लिए। चलो भाई सभी लोग, बहुत देर हो चुकी है पहले ही। आशीष बाहर उन सब का वेट कर रहा होता है। कनक और सुनंदा आ ही रही होती है कि दरवाजे पर एक काली बिल्ली गुजर जाती है। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन हो गया। सुनंदा काली बिल्ली को देखकर घबरा जाती। कनक भी एक पल के लिए बहुत डरी हुई थी। दादी तो उस बिल्ली को देखकर ही बार बार भगवान का नाम ले रही थी। जे तो अपशगुन होवे है। हे भगवान, ये कैसा संकेत होवे है। सभी लोग दादी को शांत कराते हुए कहते हैं, माँ आप शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मानो खतरा टल गया है। आशीष अपनी माँ को कहता, लेकिन दादी किसी की भी नहीं सुनती, वह बार बार भगवान को याद करती हैं। सुनंदा भी डरी हुई रहती है। उसने किसी को बताया नहीं था, लेकिन आज सुबह से उसका मन भी बेचैन हुआ जा रहा था। किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा था। किसी तरह दादी को समझा बुझा कर वह जाने लगते। माँ आप अपना ख्याल रखना, समय पर खाना खा लेना, सुनंदा दादी को कहती, लेकिन उसके मन न जाने क्यों बैठा जा रहा था। दादी की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। कनक भी दादी को समझा बुझा कर कहती, दादी हम लोग जल्दी चले आएंगे, आप चिंता मत करना। कहते हुए वह सभी पुष्कर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वह लोग पुष्कर मेला पहुंच जाते हैं। चंदूलाल पहले से ही दुकान लगा चुका था। काफी ग्राहक भी आ रहे थे और मिठाइयों की तारीफें भी कर रहे थे। कनक अपने पापा के साथ दुकान के बाकी सामान भी ले आती। तभी चंदूलाल कनक से कहता, अरे वाह बाईसा, अच्छा कियो आ गियो, अब तो दुकान में अच्छे से बिक्री होवे है। हाँ चंदू काका, आपके हाथों की बनाई मिठाई तो अब पूरा पुष्कर भी फैन बन जाएगा। कनक चंदूलाल से कहती, तभी उसकी नजर मेले के एक बड़े से झूले पर पड़ती है। अरे वो देखो माँ पापा, देखो कितना बड़ा झूला है, हम सब भी चलते हैं ना। अरे नहीं नहीं बेटा, यहाँ दुकान पर भी तो कोई होना चाहिए। सुनंदा कनक से कहती हैं, एक काम करो बेटा, तुम्हारी माँ को साथ में लेकर जाओ, मैं यही दुकान पर रहता हूँ। तुम्हारी माँ भी तो आज बहुत दिनों के बाद घर से बाहर निकल पाई है, उन्हें मेले को सैर करा आओ। आशीष अपनी धर्मपत्नी सुनंदा से कहता है, जिससे वह थोड़ी शर्मा जाती हुई कहती, आप भी न जी, बच्चों जैसी बातें कर रहे हो बच्ची के सामने। उफ, माँ पापा आप सभी लोग कोई भी काम करने में बहुत सस्पेंस लगाते हो। अब मेले में जाने के लिए इतना क्या सोचना। कनक अपनी माँ पापा से कहती है,
बिल्कुल ठीक कह रही हो कनक बेटा तुम। ले जाओ अपनी माँ को और मेला घुमा कर आओ। आशीष कनक से कहता है। ठीक है लेकिन थोड़ी ही देर में हम वापस आ जाएंगे। सुनंदा ने कनक से कहा। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। नाटकीय ढंग से कनक अपनी माँ को कहती हुई उन्हें मेले घूमने लेकर जाती। आज मिश्रा निवास बहुत ही खुश था, सबसे ज्यादा तो कनक। पर नियति तो कौन टाल सकता है एक अनहोनी जो कनक की जिंदगी ही बदल देगी। सुजानगर, एक आदमी दौड़ता हुआ हवेली के अंदर जाता और भवानी सिंह राठौर के पैरों पर गिर पड़ता। मन्ने माफी दे दियो सरकार, घनी भूल हुए है महारे से। अब से शिकायत को नहीं मौका दियो। उस आदमी को घसीटते हुए भवानी सिंह का आदमी बाहर ले जाता। उस पर तरह तरह अत्याचार करता। है सरकार के दरबार में माफी कोनी है। यहाँ हर गलती की सजा होवे है। वो आदमी उस पर चाबुक से वार करता जिससे उसकी चीख निकल जाती। शिकायत का मौका तो आजकल पुष्कर के लोग देवे है सरकार। रघु भवानी सिंह का आदमी उसकी गर्दन की मसाज करते हुए कहता। के कह रहा है साफ साफ बोल रघुवा। रंजीत सिंह भवानी सिंह का बड़ा बेटा रघु से कहता। मालिक, यही कि पुष्कर के कुछ लोगन मेले में अपना मुआवजा न दे रहे। अब की रघु पूरी बात बताता हुआ कहता। पुष्कर के लोग उनकी बाप की जमीन होवे है जो मुआवजा न दे रहे। रंजीत कुर्सी से उठता हुआ कहता। पुष्कर के लोग कह रहे हैं कि ओम शंकर ने उन सबको मुआवजा देने से मना कियो है। अब उस ओम शंकर ने जे न बताया कि भवानी सिंह राठौर की बात न मानने पर से के होवे है। चाल बदरी गड्डी लगा पुष्कर ने। कहते हुए रंजीत अपनी आदमियों संग पुष्कर जाता। भवानी सिंह के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा जाती। आने वाली अनहोनी की अनजान कनक और सुनंदा मेले में बहुत मस्ती करते हैं। कोई भी ऐसी दुकान न हो जहां से उन दोनों ने खरीदारी न की हो और एक ऐसा झूला न हो जिस पर दोनों ने न घुमा हो। सबसे बड़े वाले झूले पर बैठ कनक पूरे पुष्कर मेले को देख सकती थी। यहाँ तक कि उसे अपनी दुकान भी दिखाई दे रही थी। माँ, वह देखो हमारी दुकान, कनक अपनी माँ से कहती। सुनंदा भी आज अच्छा लग रहा था, लेकिन मन में चल रहे ख्यालों को वह नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।